जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक टॉपिक्स जैसे एनर्जी बैंड डायग्राम और सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में, जिनमें हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था तो हमने मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें या मटेरियल्स की बात करते हैं तो जो मैटर है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, मैटर हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी थी आपकी कंडक्टर, एक कैटेगरी थी आपकी इंसुलेटर और एक कैटेगरी थी आपकी सेमीकंडक्टर। क्लियर? सॉलिड्स को जो हमने क्लासिफाई किया था, ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड्स के लिए है, लिक्विड्स में भी क्लासिफिकेशन होता है, बट हम इस चैप्टर में सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब देखिए, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो हाई कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी हाई और रेजिस्टिविटी कैसी होती है? लो। क्लियर? इंसुलेटर इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टिविटी होगी और लो कंडक्टिविटी होगी। इसके अलावा जब बात करते हैं आप इंसुलेटर वो सेमीकंडक्टर की, तो देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है या जो रेजिस्टिविटी है, दैट विल लाई बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी कि इनकी मॉडरेट होती है। कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी और रेजिस्टर्स से कंडक्टिविटी थोड़ी सी इनकी ज्यादा होती है, इसीलिए हम इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सॉलिड्स में, अगर हम इनके एग्जांपल हैं, तो जैसे आपको मालूम है कि कंडक्टर्स में आपका क्या आता है? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे किस में आते हैं? कंडक्टर्स में आते हैं। इंसुलेटर्स की अगर आप बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में, और सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर में मेनली हमें दो सेमीकंडक्टर हमने पढ़े हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो कंडक्टिविटी होती है वो जर्मेनियम की ज्यादा होती है, बट नेचर में अवेलेबिलिटी के बेस पे अगर हम बात करें तो सिलिकॉन ज्यादा अवेलेबल है नेचर में, क्योंकि हमने पढ़ा है सिलिका, यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो सिलिका कंटेंट होता है वो सिलिकॉन है बेसिकली। तो नेचर में अवेलेबिलिटी सिलिकॉन की जाता है, तो यूज हम सिलिकॉन को ही ज्यादा करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। बट कंडक्टिविटी के बेस पे बात की जाए तो जर्मेनियम ज्यादा है। अब एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, सेमीकंडक्टर में दो हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। अगर हम इन दोनों की ही बात करें तो ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही आपके टेट्रावेलेंट हैं। टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। नॉर्मली अगर ऑक्टल कंप्लीट होना है, ऑर्बिट कंप्लीट होना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कैसे होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इनको टेट्रावेलेंट बोला जाता है, यानी कि इनकी टेंडेंसी 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। और जो टेट्रावेलेंट एलिमेंट होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है कि ये प्रेफर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब ये पार्टनरशिप में बॉन्ड बनाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली यूटिलाइज करते हैं, तो इनकी टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। अब अगर हम बात करें कि हम इनको कैसे बैंड थ्योरी के बेस पे अगर हम इसको समझते हैं, तो एक थ्योरी आती है, अभी तो हमने कंडक्टिविटी के बेस पे बात की, एक थ्योरी और है जिसके बेस पे हमें मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए एनर्जी बैंड, अब एनर्जी बैंड की अगर बात करी जाए तो किसी भी मटेरियल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी मटेरियल के लिए आपने क्या पढ़ा है कि मटेरियल के सेंटर पे, कोई भी मटेरियल होता है एटम से बनता है, और एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि ओवरऑल न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होंगी ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे।
अब किसी भी एटम में अगर आप बात करते हो तो किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है इस टाइप से, इसमें भी है कुछ इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्बिट्स में भी है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो हमको मालूम है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो उसकी जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, दैट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड ऑर्बिट। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड ऑर्बिट। या किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट को बोला जाता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, कि किसी भी एटम में जो अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है, हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक डेफिनेट एनर्जी होती है, जिसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। और बेसिकली हमने पढ़ा है कि ग्राउंड ऑर्बिट में या किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी, अगर हाइड्रोजन के केस में ही हम ले लें तो हाइड्रोजन के केस में तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ग्राउंड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट के हिसाब से देखें तो बाई n स्क्वायर। तो ऑर्बिट टू ऑर्बिट क्या होगी, एनर्जी वेरी करेगी। ऑर्बिट टू ऑर्बिट जो एनर्जी होगी वो वेरी करेगी। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एक वो डेफिनेट एनर्जी लेवल शो करता है, एक डेफिनेट एनर्जी लेवल शो करता है। अगर हम यही केस ले लें किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो उसकी सब ऑर्बिट पे डिपेंड करती है, सब सेल पे डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, पहले 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s होता है। इस टाइप से ये कंटिन्यू रहते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के हैं, ये दोनों किसके हैं, सेकेंड ऑर्बिट के हैं, ये थर्ड ऑर्बिट के हैं, ये फोर्थ का है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? तो इस टाइप से हर ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होती हैं, सब सेल होती हैं, जैसे एस पी डी एफ, और हर सेल या हर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल होता है वो एक डेफिनेट होता है। तो अगर हम किसी भी सॉलिड में बात करते हैं तो किसी भी सॉलिड के लिए सिंपली एक बात समझ लीजिए कि आइसोलेटेड एटम है, जो अगर आप बात करते हो फॉर सिंगल आइसोलेटेड एटम की, अगर आप बात करते हो आइसोलेटेड एटम, तो आइसोलेटेड एटम के केस में जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होगी। आइसोलेटेड है क्योंकि उस पर किसी भी फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो आइसोलेटेड एटम है, हर इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होगा। बट जब हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। हम एक क्रिस्टल लेंगे जिसमें मोर देन वन एटम प्रेजेंट होंगे, तो मोर देन वन एटम प्रेजेंट होने के केस में क्या होगा, एनर्जी लेवल इसका वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा एनर्जी लेवल, हम उसी को समझने वाले हैं। तो अगर हम किसी भी एटम में एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो एटम में एनर्जी लेवल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, क्लियर? ओके, अब यहां पे देखिए, ये हमने ले लिया एनर्जी और ये हमने ले लिया एटॉमिक स्पेस। इंटर एटॉमिक सेपरेशन फॉर सॉलिड्स। अगर हम किसी भी सॉलिड के लिए बात करते हैं तो देखो, जो उसकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे। इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे कैसे डिपेंड करेगी वो भी समझ लीजिए। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ले लिया, एक कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। एग्जांपल हमने ले लिया सिलिकॉन का। अब देखो, सिलिकॉन की जब आप बात करते हो तो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। क्लियर? अब यहां पे देखो, जब भी आप बात करोगे तो एनर्जी क्या होगी इन सॉलिड्स,
जो एनर्जी होगी जब इंटर एटॉमिक स्पेस कम होगा तो जो एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, वेरी करेगी। उनकी एनर्जी वेरी करने का एक रीजन है, क्या रीजन है वो भी समझ लीजिए। जैसे दो एटम है, एक एटम यहां पे है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक एटम यहां पे है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अभी क्या है, ये दोनों एटम काफी दूर दूर हैं, दूर दूर होने से क्या होगा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इनका इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में जो इनकी एनर्जी होगी वो फिक्स रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, पास ले आए, अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पास लेके आते हैं, मान लीजिए एक एटम आपका ये हो गया, एक एटम आपका ये हो गया, और इनके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स हैं, इसके भी सराउंडिंग में ऑर्बिट है, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत, एटम बहुत पास आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करने पे क्या होगा, इनकी जो रेडियस है, इनके बीच में सिंपली हम कह सकते हैं जब दो बहुत पास आ जाएंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ड्यू टू दैट इंटरेक्शन इनके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पोटेंशियल एनर्जी यहां जनरेट होगी। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी या उनकी जो टोटल एनर्जी है उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दैट मींस दे विल शो मोर देन वन एनर्जी लेवल, वो एक से ज्यादा एनर्जी लेवल्स को शो करेंगे। तो अब कंडीशन वाइज समझिए, तो सिंपली अगर हम बात करते हैं, हम एक फिक्स डिस्टेंस की बात करते हैं कि सपोज आपने एक फिक्स डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए कि पहले इलेक्ट्रॉन आपके ये हमने एक डिस्टेंस ले ली, फिक्स डिस्टेंस हम ले रहे हैं, और इस केस में अगर हम बात करें, क्लियर। अब यहां पे देखो, ये हमने डिस्टेंस ले ली एक ए, यहां से लेके ए डिस्टेंस पे। अभी एनर्जी लेवल क्या है, अभी एनर्जी लेवल हम शो करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स का। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल देखिए क्या है, जैसे ये आपका 1s2 है, क्लियर, ये 1s2 है, ये आपका 2s2, क्लियर, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब यहां पे देखिए अलग अलग ऑर्बिटल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सब ऑर्बिट्स के हिसाब से, मान लीजिए ये 1s2 का है, ये 2s2 का है, ये 2p6 का है, ये 3s2 का है, ये 3p6 और ये, क्लियर। अब यहां पे देखो 3p6 भी नहीं है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है, 14 के लिए 2 2 4 6 10 12 3s2 और 3p, क्लियर, 3p2। अब यहां पे देखिए, ठीक है, सिलिकॉन 14 है, 2 2 4 6 10 12 12। अब 3p2 और 3p2, 3s2 इधर है, 3p2 इधर है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो अब इसमें क्लियरली अगर एक बात देखी जाए तो यहाँ पे बहुत कॉमन ये आपका है, इसको हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए देखिए 3s2 यहाँ पे क्या हो गया, 3p2। अब इनके एनर्जी लेवल्स को जरा देखिए, जब इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत ज्यादा था, हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस a है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, सारे एनर्जी लेवल्स अलग अलग शो हो रहे हैं, फिक्स एनर्जी लेवल शो कर रहा है हर एटम। लेकिन अगर हम इनको बहुत पास ले आते हैं, मान लीजिए हम इनको बहुत पास ले आए, हम ये डिस्टेंस हमने कर ली b, अगर हम इनको पास ले आएंगे तो पास लाने पे क्या होगा वो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम इनको पास लेके आए, अब पास लाने पे हमने एक डेफिनेट देख लिया, यहाँ पे हमने ये यहाँ पे देखा कि जब हम इनको पास लेके आ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस b है, b डिस्टेंस पे क्या है, इनके बीच इंटरेक्शन होने लगेगा, इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन होगा। मान लो ये ऑर्बिट ऐसा आ रहा था इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व करते करते आएगा, यहाँ से इसकी ऑर्बिट थोड़ी सी शेप चेंज करेगी, यहाँ से भी शेप चेंज होगी। क्यों शेप चेंज होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा,
उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो रेडियस थोड़ी सी चेंज होगी, रेडियस का शेप मतलब जो उसकी ऑर्बिट है उसका शेप चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी और ओवरऑल एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन का था उसमें चेंज आएगा। तो जब ये पास पास आते हैं इनके बीच इंटरेक्शन होता है तो ड्यू टू द इंटरेक्शन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या करते हैं, दे विल शो मोर देन वन एनर्जी लेवल, यानी कि जो 3p6 था 3p2 था ये क्या करेगा, अभी तक जो एक एनर्जी लेवल शो कर रहा था इट विल शो मोर देन वन एनर्जी लेवल, इस टाइप से। ऐसे ही अगर आप बात करते हो तो 3s2 ये भी क्या करेगा, ये भी एक से ज्यादा एनर्जी लेवल्स को शो करेगा, क्लियर, एक से ज्यादा एनर्जी लेवल शो करेगा ये भी। अब इस कंडीशन में देखो अगर हम यही बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो एटम है और पास आते हैं, जब ये एटम और पास आएंगे और पास आने पे क्या होगा, मान लीजिए ये इस टाइप से आ गए, एक ये है एक ये है, ये इतने पास आ गए तो अब जब बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो होगा क्या, फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के भी चक्कर लगा सकता है, ये इतना इनका इंटरेक्शन हो जाएगा कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसा जाएगा और चक्कर लगा के इसके, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा के लौट आएगा, इतना ज्यादा इंटरेक्शन इनमें हो जाएगा। जब इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक से ज्यादा एटम के थ्रू शेयर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होने लगेगी, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी c है, तो अगर c डिस्टेंस पे हम देखते हैं तो c डिस्टेंस पे क्या हमको मिला देखने को, एट डिस्टेंस c, आप c पे बात कर रहे हो तो एट डिस्टेंस c अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बीच में क्या होगा, इनका जो एनर्जी लेवल होगा c डिस्टेंस पे अगर आप बात कर रहे हो तो ये इनके एनर्जी लेवल इतने ज्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे कि इनके एनर्जी लेवल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब ये बता पाना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिट का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन p सब ऑर्बिट का है, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्लियर है। अब इस कंडीशन में देखिए अगर हम यही और करें कि एटम और ज्यादा पास आ जाए, एटम और ज्यादा पास हम ले आए, तो जब हम एटम को और ज्यादा पास लेके आएंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये एनर्जी लेवल्स फिर से सेपरेट होंगे। अगर हम एटम्स को और ज्यादा पास ले आएंगे तो मान लीजिए हम इनको d डिस्टेंस पे ले आए और ज्यादा पास ले आए, तो और ज्यादा पास लाने पे इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं फिर से सेपरेट होने लगेंगे, इस टाइप से ये एनर्जी लेवल फिर से सेपरेट हो जाएंगे और इनके बीच में एक गैप जनरेट हो जाएगा, क्लियर, इनके बीच में एक गैप जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, पूरा अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लेवल अलग अलग थे, फिर ये एनर्जी लेवल क्या हुए, एक्सपेंड करना शुरू हुए हैं, इस टाइप से देखो इसके भी एनर्जी लेवल एक्सपेंड करना शुरू हुए हैं इस टाइप से, और लास्ट में जाके यहाँ पे देखो दोनों के एनर्जी लेवल सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए जब इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम हुआ, इंटरेक्शन होना शुरू हो गया एटम्स का, तो जो एनर्जी लेवल्स थे वो पहले तो मर्ज हुए और मर्ज होने के बाद ये एनर्जी लेवल्स दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, ये एनर्जी लेवल्स दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। अब इनमें से देखिए एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को शो करेगा, इस ग्रुप को बोला जाएगा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जिस और आपको बैंड में मिलेगी इसको हम बोलेंगे बैलेंस बैंड, और दूसरा आपको मिलेगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को शो किया जाएगा जब किसी भी एटम को एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी। हमने पीछे पढ़ा हुआ है एटम को एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी तो वो एटम अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल तक वेरी करेगा उसके एनर्जी लेवल्स को शो करने के लिए जिस बैंड को यूज करेंगे दैट बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब देखो एनर्जी बैंड, बैंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा एनर्जी लेवल अब यहाँ पे शो कर रहा है, और जब वो एक से ज्यादा एनर्जी लेवल शो करेगा देन द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल that is possessed by any electron is called energy, that the range of energy levels possessed by any electron is called energy band, clear। तो एक से ज्यादा एनर्जी लेवल जब ये शो करेगा तो जो रेंज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, ठीक।
अभी ये एनर्जी बैंड भी आपका सेपरेट हो गया जब हमने बहुत ज्यादा क्लोज लिया है, सॉलिड्स में बहुत ज्यादा क्लोज होता है तो ये एनर्जी बैंड भी सेपरेट हो गए, दो बैंड हो गए। एक बैंड ऐसा मिलेगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के प्रेजेंट होंगे, सारे एनर्जी लेवल को शो करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स के, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस बैंड। और एक बैंड हमको ऐसा मिलेगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक्सटर्नल एनर्जी को गेन करने के बाद अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल को कहां से कहां तक वेरी कर सकता है शो करने के लिए जिस बैंड का हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। दोनों एनर्जी बैंड के बीच में हमको एक गैपिंग देखने को मिलती है, जहां पे जिस रेंज में, जिस एनर्जी रेंज में कोई भी इलेक्ट्रॉन वे लाई नहीं करता, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। क्लियर? या इसी को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे हम? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहां पे बड़ा क्लियरली समझ लीजिए, मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन है इस बैंड थ्योरी के बेस पे डिपेंड करता है इसी एनर्जी गैप पे। क्योंकि मटेरियल्स में जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, कंडक्टिविटी जिन इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होने चाहिए? कंडक्शन बैंड में। लेकिन हमने पढ़ा है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तब पहुंचते हैं जब उनको एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एनर्जी बैंड गैप। तो क्लासिफिकेशन हम एनर्जी बैंड गैप के ही बेस पे करने वाले हैं मटेरियल्स का। अब देखिए, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, क्लासिफिकेशन बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पे आप क्लासिफिकेशन इसका करेंगे। तो अब इस क्लासिफिकेशन में देखिए, इसके क्लासिफिकेशन के लिए आपका फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट आपने पढ़ा है क्या होते हैं? कंडक्टर्स। अब देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स में बेसिकली अगर हम कंडक्टिविटी के बेस पे बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? हाई, और रेजिस्टिविटी लो होती है। तो अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात की जाए तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है, और इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 10 to the power 2 to 10 to the power 8। कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है? 10 to the power 2 to 10 to the power 8। और देखो कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इनकी कैसी होती है? लो होती है। और रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी, अब देखिए कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी, तो कितनी हो जाएगी? फ्रॉम 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ओम इंटू मीटर। लेकिन अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पे बात करें तो एनर्जी बैंड के बेस पे अगर बात की जाए तो जो आपके कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स का अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखा जाए तो कंडक्टर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि इनका जो कंडक्शन बैंड होगा, जो बैलेंस बैंड होता है, वो तो सारे ही एटम्स में कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये इनका मान लीजिए बैलेंस बैंड है। क्लियर है? ये बैलेंस बैंड है और ये मान लीजिए इनका है बैलेंस बैंड। लेकिन इनका जो कंडक्शन बैंड होगा, इनका कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हम बात करें तो इनके कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जरूर। क्लियर? अब यहां पे देखो, अब अगर आप यहां पे बात करते हो, ये हो गया, ये जो इनका है ये आप इनका कंडक्शन बैंड है, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। और जो कंडक्शन बैंड होता है इनका, इनके कंडक्शन बैंड में पार्शियली फिल्ड होता है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, यानी कि यहां पे जो एनर्जी गैप होगा,
एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, 0। दैट मीन्स द सॉलिड्स इन विच देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन conduction band and valence band is called conductors, or we can say in conductors the valence band and the conduction band are partially overlap and there are always some electron in conduction band, हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। और जब इनको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी तुरंत किस में शिफ्ट होने लगते हैं, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि जीरो एनर्जी लेवल पर ये शिफ्ट हो सकते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई रहती है। तो ये कंडक्टर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब अगर हम यही बात करें तो सेकंड जो आता है, सेकंड इज इंसुलेटर्स। सेकंड कैटेगरी है इंसुलेटर्स की। अब देखिए अगर आप इंसुलेटर्स की बात करते हो तो इंसुलेटर के लिए अगर हम बात करें तो इंसुलेटर के केस में जो आपको मालूम है कि जो कंडक्टिविटी है इंसुलेटर की लो होती है और रेजिस्टिविटी कैसी होती है, इनकी हाई होती है। ठीक है, तो अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसे आपके इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो दैट इज अबाउट 10 टू दी पावर -8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज अबाउट 10 टू दी पावर 8 ओम इनटू मीटर। बट हमको क्लासिफिकेशन करना है एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पे, तो अब एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पे भी देख लीजिए। एनर्जी बैंड डायग्राम जो इनका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जैसे आपका ये है, अगर हम इंसुलेटर्स में बात करते हैं तो इंसुलेटर्स के केस में इनका जो बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड तो हमको मालूम है कंप्लीटली फिल्ड होता है किसी भी एटम के लिए आप बात करते हैं। ठीक है, इनका ये बैलेंस बैंड हो गया, ये है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या होगा, इनका कंप्लीटली फिल्ड होगा। और इनका जो कंडक्शन बैंड होगा दैट इज टोटली एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली होगा। और जब ये बिल्कुल खाली होगा तो इस केस में देखिए ये है इनका कंडक्शन बैंड। लेकिन यहां पे समझने वाली बात ये है कि इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए ये जो एनर्जी गैप है, यानी कि अगर हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराते भी हैं इंसुलेटर को अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराते भी हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इतने लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं दी जा सकती। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हम लकड़ी को ही ले लेते हैं कि एग्जांपल, लकड़ी को हम गर्म करते हैं, क्या होगा, लकड़ी जल जाएगी बट उसमें कंडक्शन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना लार्ज जो गैप है वो इलेक्ट्रॉन के लिए पास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इतना लार्ज गैप इलेक्ट्रॉन नहीं कवर कर सकता, इसीलिए आप कितनी भी एनर्जी इंसुलेटर को देते रहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा और यहां पे कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये है हमारा इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम। और इंसुलेटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज अबाउट और मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको फिल कर पाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा दैट मींस यहां पे कंडक्शन होगा ही नहीं, तो ये इनकी कंडक्टिविटी बहुत डाउन रहती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड हमने पढ़ा हुआ है, थर्ड टाइप कौन सा था, सेमी कंडक्टर। अब देखिए सेमी कंडक्टर क्या है। सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो एक सिंपल सी बात समझिए, इनकी कंडक्टिविटी का एक कॉमन सा, इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कंडक्टिविटी इनकी इंसुलेटर से तो ज्यादा होगी, इंसुलेटर से ज्यादा होगी और कंडक्टर से
कम। ऐसे ही इनकी रेजिस्टिविटी है, इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होगी और इंसुलेटर से कम। ठीक है, मॉडरेट लेवल पे होते हैं, इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और इनकी अगर हम कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की बात करें तो जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की जो रेंज है, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये रेजिस्टिविटी 10⁵ ओम इंटू मीटर से कितना 10⁻0 यहां तक वेरी करती है, ओम इंटू मीटर। ऐसे ही इनकी रेजिस्टिविटी इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 10⁻⁻5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻0 तक वेरी करती है। यानी कि मॉडरेट लेवल पे होंगी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। एनर्जी बैंड गैप के बेस पे अगर हम बात करें इसकी, तो एनर्जी बैंड गैप के बेस पे इसकी पहचान क्या है वो भी समझ लीजिए। एनर्जी बैंड के लिए आपको ये मालूम है कि जो बैलेंस बैंड होता है वो तो सभी का कंप्लीटली फिल होता है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बैलेंस बैंड में हमको कुछ नया मिलने वाला है। बैलेंस बैंड सबका कंप्लीटली फिल होता है, तो इसका भी बैलेंस बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा आपका, यहाँ पे ये बैंड हो गया आपका बैलेंस बैंड। बट इसका जो आपका कंडक्शन बैंड होगा, कंडक्शन बैंड इसका पार्शियली, इसका कंडक्शन बैंड भी क्या होगा, खाली होगा, लेकिन ये हो गया इसका कंडक्शन बैंड। लेकिन अगर हम इनमें बात करें तो इन दोनों में जो एनर्जी गैप है, यहाँ पे ये जो आपका एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मतलब है कि जो एनर्जी गैप होता है दैट इज अबाउट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग कुछ होता है, 1 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो अगर इन सेमीकंडक्टर्स को क्या होता है, आप देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल नहीं 0 डिग्री 0 केल्विन पे, तो 0 केल्विन पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में, यानी कि 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर रूम टेम्परेचर पे हम बात करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत कम है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आने लगते हैं और ये कंडक्टिंग नेचर शो करने लगते हैं। तो मेनली कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी गैप। कंडक्टर्स में एनर्जी गैप 0 होता है, मतलब दोनों बैंड ओवरलैप कर सकते हैं। इंसुलेटर में एनर्जी गैप लार्जर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी मिलने पे ट्रांसफर नहीं होता। सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप थोड़ा सा कम होता है, तो जब भी उनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमने बात करी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में हमको एक बात मालूम पड़ी कि सेमीकंडक्टर जब 0 केल्विन पे होगा, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होगा, ये बिहेव करेगा किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर भी अगर आप बात करते हो, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो ये बिहेव करने लगता है कंडक्टर की तरह। अब देखिए ये नॉर्मली इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर का भी बिहेवियर शो कर रहा है और कंडक्टर का भी बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर हम इसी सेमीकंडक्टर की बात करें तो देखिए सेमीकंडक्टर का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या है क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का, वो भी समझिए। अब सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अब सेमीकंडक्टर में एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर हैं, आपने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, बेसिकली सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको बोला जाता है इंट्रिंसिक, एक सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का होता है डोप्ड। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या है, बेसिकली नेचर में जो हमको प्योर सेमीकंडक्टर मिलते हैं, अवेलेबल हैं, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, दूसरा होता है डोप्ड।
डोप्ड क्या होता है? डोप्ड सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये डोप्ड सेमीकंडक्टर की दो कैटेगरी हैं, एक है आपके एन टाइप और एक है आपके पी टाइप। लेकिन ये होते क्या है, तो इनके समझने के लिए केवल इतना सा समझ लीजिए कि जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमी कंडक्टर, इसमें अगर हम क्या मिक्स कर दें, हम इसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है डोप्ड। क्लियर? प्योर सेमीकंडक्टर में अगर कोई इम्प्योरिटी आप मिक्स कर देते हो और इम्प्योरिटी मिक्स करने पे जो मटेरियल आपको मिलता है दैट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली दो कैटेगरी है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं ये। कौन से हैं? प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ये दोनों ही कैसे हैं? टेट्रावेलेंट एलिमेंट हैं। अब अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में एक कॉमन सी बात समझ लीजिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे शो करेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही टेट्रावेलेंट एलिमेंट हैं। तो टेट्रावेलेंट होने का मतलब क्या है कि ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के पास क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। इस टाइप से 4 है। ये सिलिकॉन क्या करेगा, अपने पड़ोस में इसके जितने भी सिलिकॉन्स होंगे, जो भी सिलिकॉन इसके पड़ोस में होंगे उनके पास भी कितने होंगे? सबके पास 4 होंगे। तो प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, क्लियर? सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब इनमें देखिए इन सारे सिलिकॉन्स के पास कितने होंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, जब सिलिकॉन का आप कोई क्रिस्टल लोगे, कोई पीस लोगे, तो इसमें जितने भी सिलिकॉन एटम हैं, सारे सिलिकॉन एटम अपने नाइबरिंग सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है। अगर हम 0 केल्विन पे बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, एटम है, ये क्या करेगा, ये अपने इसके साथ देखो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये बच रहे हैं, इनके आगे भी होंगे, ये अपने आगे वालों के साथ कोवैलेंट फॉर्मेशन में होंगे। ठीक है। ऐसा ही सेम जर्मेनियम का होगा। जर्मेनियम में भी क्या है, जर्मेनियम की अगर आप बात करते हो तो जर्मेनियम में भी देखो, जर्मेनियम के पास भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जितने भी जर्मेनियम होंगे वो भी क्या करेंगे, सब एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सारे के सारे जर्मेनियम क्रिस्टल में, सारे जर्मेनियम एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये भी टेट्रावेलेंट है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसके पास भी देखो, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ, इसके साथ। क्लियर? इस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में एक बात समझने वाली है कि अगर हम 0 केल्विन पे बात करें देन ऑल एटम्स विल मेक कोवैलेंट बॉन्ड विद देयर नाइबरिंग एटम्स। क्लियर है? इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपने बगल वाले के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है एट 0 केल्विन देयर इज नो फ्री चार्ज, देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर, दैट्स व्हाई दे विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब हम इनको का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इनमें कुछ बॉन्ड, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। सिलिकॉन के भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और जर्मेनियम के भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मान लीजिए इनके बॉन्ड टूटते हैं, ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे, होल। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन गया, एक निगेटिव चार्ज कैरियर बन गया। ऐसे ही इसमें भी होगा, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आया वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी नेचर वाइज, उसको हम क्या बोलेंगे, होल। तो इसमें होता क्या है कि इवन एट रूम टेम्परेचर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से इनमें इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या करता है, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाएंगे या जो होल बन जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन दैट केस अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो एट रूम टेम्परेचर दे विल बिहेव लाइक इंसुलेट, एट 0 डिग्री केल्विन दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर, बट एट रूम टेम्परेचर इसमें इलेक्ट्रॉन और होल फ्री हो जाएंगे, बट जो कंसंट्रेशन रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसे ही इसमें भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ होल। तो ये बात है प्योर सेमीकंडक्टर की। अब रूम टेम्परेचर पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और होल भी हैं, तो जैसे ही हम इस सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करेंगे किसी एक्सटर्नल सर्किट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल, फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में जो इसमें करंट फ्लो होगा, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में फ्लो होने वाला जो करंट होता है, दैट इज द सम ऑफ करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू द होल। क्लियर। अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन और होल अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों का बेसिकली चार्ज सेम होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और होल का होगा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि होल के ऊपर बाउंडेशन है, होल जहां भी रहेगा वो कहां रहेगा, एटम में रहेगा। इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्रिस्टल में कहीं भी मूव कर सकता है। तो मोबिलिटी की अगर बात करी जाए तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, होल की कम होती है। इसलिए कंडक्टिविटी के लिए अगर हम बेटर मानते हैं, रिसोर्स मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेटर रिसोर्स है एज कंपेयर टू द होल, भले ही दोनों के चार्ज सेम होते हैं। तो ये तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है हमारा किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात अगर हम करते हैं तो इसके बाद अब देखो यहां पे एक टर्म जनरेट हो गया, मोबिलिटी। क्या जनरेट हो गया, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। तो देखो होल और इलेक्ट्रॉन दो टाइप के चार्ज कैरियर हैं। इन दोनों चार्ज कैरियर की आप बात करें तो मोबिलिटी आपने पढ़ा है, मोबिलिटी होता है द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल अप्लाई करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। देन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बात की कि इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए क्रिस्टल में, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट होल के ऊपर बाउंडेशन है कि होल एटम टू एटम वेरी करे, मूव कर सकता है। यहां से मूव करके यहां जा सकता है, यहां से मूव करके यहां जा सकता है, या यहां से मूव करके यहां जा सकता है, बट वो फ्री स्पेस में नहीं मूव कर सकता। तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए जो मोबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में सेकंड आता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने पहले ही बोला कि आपके पास अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में आप क्या मिक्स कर दीजिए, इम्प्योरिटी मिक्स कर दीजिए, ठीक है, इम्प्योरिटी। प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स करके आप जो बनाओगे वो क्या बनते हैं, आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की प्रोसेस में हमने क्या बोला, हम इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आती है जिसको बोला जाता है डोपिंग, एक टर्म आता है डोपिंग। देखो गेम्स में आपने पढ़ा है डोपिंग का मतलब क्या होता है, जो कंट्राबैंड एलिमेंट्स होते हैं उनको रखना या उनको खाना, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। यहां पे डोपिंग का मतलब क्या है, डोपिंग का एक सिंपल सा मतलब है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। और इंप्योरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको हम डोपिंग बोलते हैं। और जो इंप्योरिटी आप मिलाते हो, दैट इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। इस इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं। अब यहां पे देखिए जो इंप्योरिटी होती है आपकी, मिलाई जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, वो आपकी दो टाइप की होती है। क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम आपके ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट में जो हम इंप्योरिटी मिलाते हैं वो इंप्योरिटी या तो हम ट्राईवेलेंट मिला सकते हैं या फिर हम इंप्योरिटी मिला सकते हैं कौन सी, पेंटावेलेंट। क्लियर। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी में आपका क्या आता है, ट्राईवेलेंट में आप बात करते हो तो बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। पेंटावेलेंट में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये आप मिला सकते हो पेंटावेलेंट में। एक सिंपल सी बात समझिए, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जब आप ऐड करोगे किसमें, सिलिकॉन में, तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा आपका पी टाइप। क्लियर। और पेंटावेलेंट ऐड करने पे जो बनता है वो सेमीकंडक्टर आपका बनता है एन टाइप। तो दो टर्म बड़ा क्लियर समझ लीजिए। डोपिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ extrinsic semiconductor is called doping, and the element or the impurities which are mixed for this is called dopant. dopant दो टाइप के हैं, एक ट्राईवेलेंट और एक पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट होते हैं वो पी टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं वो एन टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हमने बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सेमीकंडक्टर का उसके बारे में डिस्कस किया। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।